गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल HSC इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, आज हम हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हीरा क्या होता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं और हमें हीरा कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल पर क्लिक करें एंड मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन और वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हीरा होता क्या है। हीरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हमें पर्टिकुलर किसी प्लांट में हजार्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और हमें असेसमेंट करना पड़ता है कि ये कंट्रोल लेवल में है या नहीं। अगर ये कंट्रोल लेवल में नहीं है और किसी वर्कर को इंजरी पहुंचा रहा है और इसके कारण जो एक्सीडेंट रेट है वो बढ़ रहे हैं तो हमें इसके लिए कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके क्या क्या बेसिक फीचर्स है जो हमें पता होना चाहिए। तो द फर्स्ट वन इज़ सेफ्टी। सेफ्टी इज़ अ स्टेट इन विच द रिस्क और हार्म टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी इज़ लिमिटेड टू एक्सेप्टेबल लेवल। सेफ्टी वो स्टेट है जिसमें हम रिस्क और हार्म को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आते हैं सेफ्टी फॉलो करके। एंड दूसरा हजार्ड। दोस्तों, ज़्यादातर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें हजार्ड और रिस्क में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हजार्ड और रिस्क को कैसे डिफ़ाइन करें। तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, हजार्ड वो होता है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो हार्म पहुंचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो बिजली के ट्रांसफार्मर है उसकी बात करते हैं तो अगर हम उसे कभी भी टच करते हैं तो वो डेफिनेटली हमें करंट देगा और हमें हार्म पहुंचाएगा। बट अगर हम स्विच बोर्ड की बात करें, अगर हम प्रॉपर मेज़र लेते हैं और स्विच बोर्ड अपन उसको यूज़ करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल तो है हार्म करने के लिए, लेकिन वो लाइक्लीहुड है और प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो हमको हार्म पहुंचा सकता है। तो फिर तीसरा है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है किसी वर्क प्लेस का जिसके अंदर हम पर्टिकुलर जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हजार्ड है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा मैं आपको रिस्क बता ही चुका हूँ पहले। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? रिस्क असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द task and risk arising from a particular hazard and we have to decide it whether it is in acceptable level or not. So दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रोकोडाइल प्रिंसिपल रिस्क असेसमेंट की क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं ताकि हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। तो जो फर्स्ट वन है वो है आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड रिस्क। हमें किसी भी वर्क प्लेस में जहाँ पर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई वर्क चल रहा है, वहाँ पे हमें सिस्टमेटिकली हजार्ड को आइडेंटिफाई करना होता है। हजार्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो हमें उससे ऑब्ज़र्व करना है और जो भी मशीनरी है वहाँ पे चल रही है उससे हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे कोई फॉल्ट हो सकता है। वो जो फॉल्ट हुआ उससे हमें, या जो भी हजार्ड हुआ उसे हमें हमारे रिस्क असेसमेंट की जो चेकलिस्ट होती है उसमें पुट करना होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इवेल्युएटिंग द रिस्क। इस प्रोसेस में हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं ताकि हम उसके लिए कंट्रोल मेजर्स ले सकें ताकि जो फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट है वो ना हो सके और हम जो कंट्रोल मेजर्स वहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो ये इवेल्युएटिंग द रिस्क के अंदर कंसिडर होता है। अब एलिमिनेट द रिस्क। तो फ्रेंड्स, हमने जो कंट्रोल मेजर्स लगाए, हमने उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करी। अब अगर हमें वो इफ़ेक्टिव नहीं मिलता है तो हम उसके लिए अदर मेजर्स ढूंढते हैं। तो उसमें जो थर्ड वन है वो एलिमिनेट द रिस्क है। अगर जो वो रिस्क है वो एलिमिनेट हो सकता है तो हम उसे हटा देंगे और हम दूसरा मेजर्स उसके लिए यूज़ करेंगे। फाइंड एन अल्टरनेटिव। अगर हमें उसे हमने एलिमिनेट कर दिया तो भी जो एक्सीडेंट का रेट है वो कम नहीं हो रहा है तो हम उसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेंगे ताकि जो हमें प्रोडक्शन है वो भी साथ में मिलता रहे और काम होता रहे और जो एक्सीडेंट के रेट है वो कम हो उस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से। अब आइसोलेट द रिस्क। अगर जो हमने सब सिस्टम अप्लाई कर लिए और जो एक्सीडेंट का रेट है वो कम नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे आइसोलेट कर देंगे। मीन्स जो वो प्रोसेस है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर है
और बॉयलर ज़्यादा नॉइज़ पहुंचा रहा है और उससे जो वर्कर्स है उनको नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर एक बैरियर ऐसा लगा देंगे ताकि जो नॉइज़ का लेवल है उसे कम कर सके। ये मीन्स उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। तो ये होता है आइसोलेट द रिस्क। द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे जाते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दोस्तों याद रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है उसे हम एकदम जब कोई भी प्रोसेस काम नहीं करती है तो हम लास्ट में उसे अप्लाई करते हैं। ये जो रिस्क की जो फ्रिक्वेंसी रिस्क की जो एक्सपोज़र लिमिट है उसको कम करता है, ना कि उसको पूरा एलिमिनेट करता है। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। इफ़ नथिंग टू डू, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो उस प्रोसेस को वहीं पर छोड़ दो और दूसरे प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अब इसमें है कि हम हज़ार्ड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और रिस्क असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस है। तो फर्स्ट वन जो है उसमें रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ है। रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ क्या होती है, जब भी हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हमें सब जितने ही वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो ही मशीनरीज यूज़ हो रही है उसे ऑब्ज़र्व करना होता है, कहाँ पे क्या क्या हज़ार्ड हो सकता है उसे हमें हमारे रिस्क असेसमेंट की जो चेकलिस्ट होता है उसमें पुट करना होता है। फिर हमें उसको ऑब्ज़र्व करना होता है कि ये रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। जो बी है, एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल पर्सन हैविंग एक्सेस टू वर्क प्लेस। एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमन बिहेवियर, कैपेबिलिटीज़ एंड अदर ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन बिहेवियर, कैपेबिलिटीज़ एंड अदर ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आएगा कि जैसे हमने देखा कि जो ये हमारा काम हो रहा है इसको कौन सा जो वर्कर है जो एक्सपीरियंस्ड है या जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नया कोई आया हुआ है, तो कौन इसको अच्छे से कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं करने की। अगर दोस्तों हम बात करें कि एक पर्सन है जो 50 kg वेट उठा सकता है, तो हम अगर उससे ज़्यादा वेट उठवा रहे हैं तो ये उसके मतलब जो बॉडी है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको वो मसल्स इंजरी पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उससे वर्क कराएंगे। डी जो है, हज़ार्ड ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है वहाँ पर उसके बाहर क्या क्या हज़ार्ड हो रहे हैं उसे फाइंड करना होता है। फिर जो ई है, हज़ार्ड क्रिएटेड इन द विसिनिटी ऑफ द वर्क प्लेस बाय वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब जो प्रोसेस चल रही है जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, मशीनें जो वहाँ पर रन हो रही है, उसमें कौन कौन से हज़ार्ड क्रिएट हो रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल एट द वर्क प्लेस। उसके बाद है चेंजेस आर प्रपोज्ड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एक्टिविटीज़ आर मटेरियल। अब दोस्तों हमने सब कुछ देखा कि जो भी हमारे मेजर्स हमने ले लिए, तो अब हम उसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे भी जो भी वर्क चल रहा है तो उसमें हमें जैसे पोस्टर अप्लाई कर देते हैं कि कौन सा बेस्ट हमारा पोस्टर है वर्क करने का। जैसे अगर हम बात करें लिफ्टिंग का, तो लिफ्टिंग कैसे करते हैं, उसका करेक्ट पोजीशन क्या है लिफ्ट करने के, इससे पोस्टर हम जगह जगह पर लगा दें ताकि इससे जो वर्कर है उसमें अवेयरनेस क्रिएट हो। फिर उसके बाद है मॉडिफिकेशन टू सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ऑपरेशन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद एप्लीकेबल लीगल ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू रिस्क असेसमेंट। अब जो रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड लीगल वहाँ पे ऑब्लिगेशन है उसे हमें अप्लाई करना होता है और उससे हमें फोर्सफुली या उससे किसी प्रोग्राम के तहत उसे हमें अप्लाई करवाना होता है वर्क प्लेस पे। एंड लास्ट वन इज डिज़ाइन ऑफ वर्क एरियाज, प्रोसेस, इंस्टॉलेशन, मशीनरी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। द ओवरव्यू ऑफ द हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं इसका ओवरव्यू इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमने हज़ार्ड जो है उसे आइडेंटिफाई करा, उसे आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे असेस करेंगे कि ये कंट्रोल लेवल में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसके लिए अल्टरनेटिव मेजर्स चूज़ करेंगे। फिर डिटरमाइन कंट्रोल्स, जो हमने कंट्रोल्स लगाए वो इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं या नहीं, इसे हमें डिटरमाइन करना होता है। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो फिर हमें वापस से आइडेंटिफाई हज़ार्ड पे जाना है और हमें चूज़ करना है कि इसके लिए हम कौन सा बेटर कंट्रोल ले सकते हैं ताकि जो रिस्क है उसे हम कम कर सकें। फिर हमने कंट्रोल्स को डिटरमाइन करा। फिर नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स, फिर हम जो कंट्रोल है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम उसे मॉनिटर करते रहेंगे कि जो हमने कंट्रोल लगाया
वो इफ़ेक्टिव वर्क कर रहा है या नहीं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग।